नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको पीस समिट के नाम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पीआर समिट दिखाएंगे, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की शान में इतने कसीदे गढ़े कि वो इस समिट में चापलूसी के चैंपियन बन गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि ट्रंप ने शहबाज के खिलाफ किसी और को इस मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई और चापलूसी में शहबाज को टक्कर ही नहीं दे सकता। शहबाज ने यहां भी ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया। नोबेल मिल चुका है, अभी भी नॉमिनेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि आतंकी देश पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पीस समिट में, शांति समिट में भाषण दे रहा था। हालांकि शहबाज की इतनी चापलूसी के बाद भी ट्रंप ने उसी मंच से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। इसके बाद आपको केरल में फिर से शुरू हुए हिजाब विवाद के बारे में बताएंगे। स्कूल में सभी बच्चे पिछले 30 सालों से एक समान ड्रेस कोड का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब एक छात्रा स्कूल में हिजाब पहनने पर अड़ी है। अब यह विवाद इतना बढ़ चुका है कि केरल हाई कोर्ट ने स्कूल को पुलिस प्रोटेक्शन यानी पुलिस की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। कोर्ट को फैसला करना पड़ा। इसके बाद आपको हरियाणा में आईपीएस के सुसाइड केस के बारे में बताएंगे, जो उलझता ही जा रहा है। इस मामले से जुड़े एक एएसआई ने आत्महत्या कर ली है। जिस शख्स की तस्वीर आप इस आईपीएस के साथ देख रहे हैं, उसने एक सुसाइड नोट लिखा है और उस सुसाइड नोट में उसने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज आपको सुसाइड नोट वर्सेस सुसाइड नोट के इस पूरे मामले के बारे में बताएंगे। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी के स्वागत की उन तस्वीरों के बारे में बताऊंगी जिन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि वो इन तस्वीरों को देखकर शर्मिंदा है। सबसे पहले हम आपको उस पीस समिट के बारे में बताएंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीआर समिट बन गया। पीआर मतलब कैसे अपने बारे में चर्चा फैलानी है, कैसे अपनी प्रशंसा करवानी है, कैसे अपना नेटवर्किंग इस तरह का बिठाना है कि अपना दबदबा दिखे। इस पीस समिट का मकसद था गाजा में 13 अक्टूबर से लागू हुए शांति समझौते पर मंथन करना, दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इसके बारे में स्पष्टता के साथ जानकारी देना। लेकिन हकीकत में ये पीस समिट गाजा की शांति से ज्यादा खुद को शांति दूत कहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द ही सीमित हो गया। और ऐसा लग रहा था कि यहां इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया भर के नेताओं को इसलिए इकट्ठा किया गया है ताकि राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़े जा सके। इस चापलूसी में जो भी नेता सबसे आगे रहे वो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने ऐसी भद पिटवाई है, मतलब इन तस्वीरों को, इन तौर तरीकों को आप देखेंगे आज हैरान रह जाएंगे। हमने भी जब पहली बार देखा तो यकीन नहीं हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह से हरकतें कर सकता है। शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप की इतनी तारीफ की कि सुनने वालों को ऐसा लगा कि ये कोई शांति समझौता नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशंसा समारोह है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप को न सिर्फ शांति का प्रतीक, शांति दूत और दूरदर्शी नेता बताया, बल्कि ये भी कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को फिर से शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करेंगे। सुनिए। I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. ट्रंप से ही बात करनी थी, स्टेज पर जाने की क्या जरूरत थी, किसी
दूसरी जगह पर ट्रंप को बिठाकर खूब तरीके और उनकी तारीफें कर सकते थे। नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, लेकिन फिर से नोबेल पीस के लिए वो नॉमिनेट कर रहे हैं। सबको भूल गए, जैसे उस कमरे में शहबाज शरीफ को लग रहा था कि शहबाज और ट्रंप ही मौजूद है। किस मकसद से वहां खड़े हैं, क्या हो रहा है, उन सब से दूर। ना गाजा पर बोलने की हिम्मत हुई, ना इजराइल पर बोलने की हिम्मत हुई। अगर कुछ बोला तो बस ट्रंप, ट्रंप और ट्रंप। अब तक पाकिस्तान के लोग शहबाज शरीफ को राष्ट्रपति ट्रंप का पिट्ठू बताते थे, लेकिन आज शहबाज शरीफ ने भी साबित कर दिया कि वो वाकई में राष्ट्रपति ट्रंप की जी हजूरी और चापलूसी करने में चैंपियन है, और इस मामले में उन्हें कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। सबके चेहरे देखिए जो चारों तरफ मौजूद है, सारे राष्ट्राध्यक्ष मौजूद है, और वहां पर जैसे एक खेल बना दिया इसको शहबाज शरीफ ने। सब हैरान रह गए और इतनी तारीफें करने लगे कि बीच बीच में उन नेताओं को लग रहा था कि हमें भी ताली बजानी चाहिए। एक बार तो नेताओं ने ताली भी बजाई, बाकी वक्त पर वो सब समझते रहे ये शहबाज शरीफ कर क्या रहा है। जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भारी भरकम शब्दों का गुलदस्ता सजाया, उसमें कूटनीति कम चापलूसी साफ दिख रही थी। और ये दृश्य इसलिए भी दिलचस्प थे क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान के लाहौर और मुरीदके में हिंसा हो रही थी। ये देखिए ये तस्वीरें, इसीलिए हमने ये दो तस्वीरें एक साथ आज आपके लिए मढ़ी हैं। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ता राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे हैं और इसे फिलिस्तीन के मुसलमानों की आजादी छीनने की योजना बता रहे हैं। दूसरी तरफ इसी पीस प्लान के समर्थन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भर भर के राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशंसा कर रहे हैं। जबकि इसी के विरोध में पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शनों में 500 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। 500 लोगों को मारा गया है और यह पाकिस्तान की सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे 500 लोगों को मार गिराया, और इधर ट्रंप की प्रशंसा से फुर्सत ही नहीं है। देखिए, तो एक तरफ पाकिस्तान सेना विरोध प्रदर्शनकारियों में 500 लोगों को जान से मार देती है खबरों के मुताबिक, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को चापलूसी से फुर्सत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की। अब आप ये देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप जब भाषण दे रहे थे तब उन्होंने मंच पर मौजूद सभी नेताओं में से सिर्फ शहबाज शरीफ को अपनी तारीफ करने का मौका दिया, और इसे देखकर बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तारीफ करने के लिए ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को व्यक्तिगत रूप से नौकरी पर ही रख लिया है। देखिए, Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much. सोचिए, हमें जब भारत में बैठकर इतनी हंसी आ रही है तो उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं शहबाज और मुनीर तो अमेरिका के पिट्ठू बन चुके हैं। ये बात सही है कि कूटनीति में प्रशंसा बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जब ये प्रशंसा संतुलन खो देती है तो वो सम्मान नहीं बल्कि निर्भरता जैसी लगती है। और शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग शांति सम्मेलन को देखकर ये कह रहे हैं कि क्या ये पीस समिट था या राष्ट्रपति ट्रंप का PR समिट, आरती उतारने वाला समिट। वैसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप की चमचागिरी में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए उसे महान देश बताया और प्रधानमंत्री मोदी को भी अपना सबसे अच्छा दोस्त कहा। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. पीछे खड़ा आदमी जिसका नाम शहबाज शरीफ है, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। हरकतें देखिए इसकी, कैसे हाँ में हाँ मिलाना, सिर झुकाना, सिर करना, रोल कॉल में जैसे कोई टीचर किसी का नाम बुलाता है वो तुरंत उठता है, यस सर, नो सर करता रहता है, वैसे ही करता हुआ ये प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का। ये इन्होंने हालत पहुंचा दी है पाकिस्तान की। आइए अब आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज चर्चा सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की हो रही है। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने शहबाज शरीफ से ये पूछा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे रहेंगे, और इस बात पर शहबाज शरीफ एकदम से असहज हो गए। बाद में उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ ऐसे अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया।
and India are gonna live very nicely together, right? That's not a very, they are. अब दूसरी तस्वीर, जब शहबाज शरीफ राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई राष्ट्रपति ट्रंप की इतनी भी चापलूसी कर सकता है। एक्सप्रेशन देखिए। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man of like this for all time to come. Thank you very much. इस पूरे किस्से में एक तारीफ करने वाला है और एक तारीफ सुनने वाला है और एक तीसरा व्यक्ति भी खड़ा है जो चुपचाप इस तारीफ को सुन रहा है, टकटकी लगाए देख रहा है और अंत में लगता है जैसे अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। शहबाज शरीफ को पता नहीं है पूरे जीवन में इतने एडजेक्टिव सीखे नहीं होंगे जितनी अंग्रेजी, जितना एडजेक्टिव सीखा सिर्फ ट्रंप का गुणगान करने के लिए। अब तीसरी तस्वीर देखिए, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की सबके सामने फजीहत हो गई और फजीहत का कारण यह कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब मंच पर प्रधानमंत्री स्टारमर का नाम लिया तो उन्हें लगा कि उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका नाम लेकर भी उन्हें आगे नहीं बुलाया। और अब ब्रिटेन में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्टारमर का अपमान हुआ। United Kingdom, where's United Kingdom? Where's our friend? Where? Come here. Is everything going good? Very good. That's very nice that you're here. These people all came in like 20-minute notice, and I think it's fantastic. And we have so many others, and just so many others. And United Kingdom, where's United Kingdom? Where's our friend? Where? Come here. Is everything going good? Very good. That's very nice that you're here. These people all came in like 20-minute notice, and I think it's fantastic. And we have so many others, and just so many others. And ऐसा लग रहा था हालांकि इन तस्वीरों में जैसे एक पियोन, एक असिस्टेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे रखा हुआ है। एक बुलाने वाला था डोनाल्ड ट्रंप, एक आने वाले कीर स्टारमर थे और बीच में एक असिस्टेंट था जो बार बार जिसका भी नाम ले डोनाल्ड ट्रंप इधर उधर सारे इशारेबाजी और स्टंट कर रहा था। अब चौथी तस्वीर देखिए और इस तस्वीर से आपको यह समझ में आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में राष्ट्रपति ट्रंप को तीन तरह के नेता अच्छे लगते हैं। पहले वो जो उनके सामने मुंह झुक कर रहते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं। दूसरे वो जो उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। और तीसरे वो जो उनके परिवार को बिजनेस देते हैं। आज पूरी दुनिया में इस वीडियो की चर्चा है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं उसे आप इस वीडियो से समझिए, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो को राष्ट्रपति ट्रंप से कुछ कह रहे हैं और प्राबोवो सुबियांतो जो है हॉट माइक में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, जो भी कह रहे हैं वो बात हो रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए फिर समझाते। Is in a region not safe, secure. Can you meet Eric? thank you. That's what I told Harry also. I told Harry we'll look for better place. Yeah, all of them. Okay. I like that. अब इस हॉट माइक में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछ रहे हैं कि क्या वो उनके बेटे एरिक, जो नाम वो ले रहे हैं वो उनके बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप से कब मिलेंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द उनसे बात करने वाले हैं। और पता है ये बात क्यों होने वाली है?
तो अब हम आपके सामने कुछ जानकारी रखना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की एक कंपनी को इंडोनेशिया में एक टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये वही टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है जिसके लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर पहले काफी विवाद था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इंडोनेशिया से ट्रंप के परिवार की कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और अब राष्ट्रपति ट्रंप इंडोनेशिया से खुश हैं। ये कूटनीतिक रिश्ता अब पारिवारिक रिश्ते में बदल गया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति ट्रंप इसी अंदाज में दुनिया के सभी देशों के साथ डील कर रहे हैं और दरअसल ये जो राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के सुबियांतो, उनके बेटे एरिक से मुलाकात की बात हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप इसी अंदाज में दुनिया के सभी देशों के साथ डील करना चाहते हैं और जो देश ऐसा नहीं करते उन्हें वो अपना निशाना बनाते हैं। तो ये है इनकी हालत। मतलब अब माइक हॉट था, वहीं बगल में ही बात कर रहे थे और वहीं पर बातचीत छिड़ गई तो ऑडियो पूरी दुनिया के सामने आ गया और अब इसको लेकर खूब विवाद हो रहा है। खैर, इन बातों को पब्लिकली बोलने में डोनाल्ड ट्रंप को कोई ज्यादा परहेज भी नहीं है। आपने देखा ही है किस तरह से वो तोहफे स्वीकार करते हैं और अलग अलग तरह की बातें करते हैं। खैर, शांति सम्मेलन से जुड़े एक और वीडियो की आज बहुत चर्चा हो रही है जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से ये कहते हैं कि वो उनकी सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं। अब देखिए, ये राष्ट्राध्यक्ष हैं सारे। इस वीडियो को देखने के बाद हमें उर्दू के मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की वो लाइनें याद आ रही हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि सिगरेट पीने से महिलाओं के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, चरित्र नहीं। और इस वीडियो में भी वही नजर आता है। हम यहाँ किसी भी रूप में धूम्रपान का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन आज इस बात को आपको सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि जब कोई पुरुष सिगरेट पीता है तो उसे स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है और जब कोई महिला सिगरेट पीती है तो उसको उसके चेहरे से, उसके कैसी वो दिखती है या उसके चरित्र को परखा जाता है। वो कह रहे थे कि बहुत सुंदर है लेकिन सिगरेट छुड़वाना है। अब यही सवाल है। इस शांति सम्मेलन में भी ऐसे कई पुरुष नेता शामिल हुए जिन्हें धूम्रपान करते हुए एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया है, लेकिन इन पुरुष नेताओं को कभी ये सलाह नहीं दी जाती कि आप बड़े सुंदर दिखते हैं, मैं आपका सिगरेट छुड़वाऊंगा। उनकी सिगरेट को छुड़वाया जाएगा या उनके सिगरेट पीने से उनके चरित्र को जज नहीं किया जाता। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा होता है और ये पूरी दुनिया की कहानी है। इस दुनिया में महिलाओं के पहनावे से लेकर उनके रहन सहन, उनकी जिंदगी के फैसलों से उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है। और अगर कोई लड़की जीन्स पहनती है तो वो कुछ लोगों के लिए मॉडर्न और फास्ट हो जाती है। कोई लड़की रात को अपने घर से बाहर निकले तो वो चालाक हो जाती है। अगर कोई लड़की अपने शहर से बाहर जाकर नौकरी करना चाहे, पढ़ना चाहे, तो समाज कहता है लड़की तो हाथ से निकल रही है। यानी पूरी दुनिया महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठी है और इस वीडियो में भी वही नजर आता है। खैर, एक तरफ ये वीडियो है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप है जिन्होंने इसी शांति सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ की और अब ये वीडियो भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। Italy, we have a woman, a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. She wanted to be here, and she's incredible, and they really respect her in Italy. She's a very successful politician. तारीफ से ज्यादा आज उस नमस्ते की चर्चा हो रही है जिसे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया है। तस्वीरें दिखाइए। इस शांति सम्मेलन में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका अभिवादन किया तो प्रधानमंत्री मेलोनी ने उन्हें नमस्ते करके अपना आभार जताया। और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मेलोनी ने वैश्विक मंच पर भारत के नमस्ते को अपनाया है और इसे अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया है। क्योंकि अगर आप देखें तो पारंपरिक रूप से इटली में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन भारत से ली गई ये परंपरा वो हर जगह पर करती हुई दिखाई देती है। एक दो नहीं, अनेकों मौके ऐसे हम आपको दिखा रहे हैं। आप सबसे पहले उनका ये 1 मिनट का वीडियो देखिए और ये भी समझिए कि भारत का नमस्ते हमारे देश की कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर बन गया है।
एक दौर था जब पश्चिमी देशों के हाथ मिलाने की संस्कृति ने भारत के नमस्ते के प्रभाव को कम किया, लेकिन अब दुनिया नमस्ते की ताकत को समझ भी रही है और इस नमस्ते को अपनी कूटनीति का हथियार भी बना रही है। और इसका कारण यह है कि नमस्ते सिर्फ एक मुद्रा नहीं, बल्कि ये एक भाव है जिसमें परस्पर सम्मान और समर्पण को दर्शाया गया है। नमस्ते शब्द संस्कृत भाषा से आया है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें नमः का मतलब होता है झुकना या नमन करना और ते का मतलब होता है आप। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को नमस्ते करता है और ऐसे झुकता है, हाथ जोड़ता है, तो इसका समर्थन भाव ये होता है कि वो आपको नमन करता है। मतलब वो कहता है मैं आपको नमन करता हूं, या मेरे भीतर की दिव्यता आपके भीतर की दिव्यता को नमन करती है। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक विचार है जो ये मानता है कि हर व्यक्ति में एक दिव्य शक्ति या ईश्वर का अंश मौजूद होता है। और याद होगा आपको, इसके अलावा नमस्ते प्रार्थना मुद्रा में भी किया जाता है, जिसे सम्मान, एकता, आत्मिक जुड़ाव का भी प्रतीक माना जाता है। और इससे यह भी पता चलता है कि हम सभी एक ही सार्वभौमिक चेतना से जुड़े हुए हैं। आपने भगवान हनुमान के इस प्रतिरूप को कई बार देखा होगा, जिसमें वो भगवान श्री राम और सीता जी के समक्ष घुटनों पर बैठकर नमस्ते की प्रार्थना मुद्रा में दिखाई देते हैं। या सुंदरकांड में जब वो सीता जी की खोज करते हुए लंका की अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचकर भी वो सबसे पहले नमस्ते के साथ सीता जी की वंदना करते हैं। प्रार्थना मुद्रा में भगवान हनुमान का ये प्रतिरूप से बताता है कि नमस्ते भक्ति का ही एक अंश है। और जब आप किसी व्यक्ति से नमस्ते कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप पूरे सच्चे मन से उस व्यक्ति के प्रति अपना आभार जता रहे हैं। आपको याद होगा, यही बात आज पूरी दुनिया ने समझी है। कोविड के समय जब दुनिया के बड़े बड़े नेता एक दूसरे से हाथ नहीं मिला पा रहे थे, तब भारत के नमस्ते को वैश्विक स्तर पर अपनाया गया था। और आज यही नमस्ते भारत की एक बड़ी सॉफ्ट पावर बन गया है। पश्चिमी देशों में अभिवादन और आभार जताने के लिए हैंडशेक किया जाता है, यानी हाथ मिलाया जाता है, जबकि भारत और एशिया के कई देशों में अभिवादन और आभार के लिए नमस्ते या प्रणाम किया जाता है। और भारत का ये नमस्ते हजारों साल पुराना है। रामायण महाभारत काल के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की भी एक ऐसी मूर्ति मिल चुकी है जिससे ये प्रमाण मिलते हैं कि भारत का नमस्ते 5000 साल से भी पुराना है, जबकि हैंडशेक को लगभग 2000 साल पुराना ही माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ द हैंडशेक नाम से लिखे गए एक रिसर्च पेपर के मुताबिक हाथ मिलाने की पहली शुरुआत इस मकसद से हुई थी ताकि दो लोग एक दूसरे को यह बता सके कि इनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। हैंडशेक मतलब दुश्मनी नहीं है। इतिहास में हैंडशेक का सबसे पुराना चित्रण ईसा पूर्व 9वीं सदी में मिलता है और इसमें एक बड़े से पत्थर पर एक ऐसी नक्काशी उकेरी गई है जिसमें बेबीलोन के राजा एक दूसरे राजा से हाथ मिलाते हैं। शुरुआत में हैंडशेक का मतलब सिर्फ अभिवादन नहीं था, बल्कि विश्वास, शांति, बराबरी का प्रतीक। उस जमाने में खाली हाथ दिखाकर लोग ये कहते थे कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि साथी हूं, सहयोगी हूं। यह भी मान्यता है कि हैंडशेक की शुरुआत इसलिए हुई ताकि अगर किसी की आस्तीन में कोई छुपा हुआ खंजर या चाकू हो तो वो गिर जाए और सामने वाले को भरोसा हो जाए कि वो सच में निहत्था है। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि जहां नमस्ते सामने वाले व्यक्ति को नमन करने की भावना से किया जाता है, तो हैंडशेक की शुरुआत इसलिए हुई ताकि दो लोग ये बता सके कि उनका इरादा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का नहीं। और यही कारण है आज जब दुनिया भारत के नमस्ते की ताकत को समझ रही है, तो बड़े बड़े नेता, कूटनीतिक दुनिया में नमस्ते को अपना हथियार बना रहे हैं। अब आपको रशिया की ताकत के बारे में भी जरा बताते हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी देखना चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन जहां नहीं भी होते हैं, वहां भी उनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और इजिप्ट के शांति सम्मेलन में भी ऐसा ही हुआ है। जब इजिप्ट के शर्म अल शेख में इस शांति सम्मेलन का आयोजन हो रहा था और दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद थे, तब इजिप्ट के हवाई क्षेत्र की रक्षा उस एयर डिफेंस सिस्टम से की जा रही थी जिसे रशिया से खरीदा गया था। इस मेड इन रशिया एयर डिफेंस सिस्टम को इजिप्ट के शर्म अल शेख में ही तैनात किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर और ये अपनी श्रेणी का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दुश्मन के ड्रोन्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो, फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, हवा में ही नष्ट करने का सक्षम है। अब दुनिया ये कह रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पीस समिट की सुरक्षा एक मेड इन रशिया एयर डिफेंस सिस्टम से हुई है, जिसे इजिप्ट ने राष्ट्रपति पुतिन से ही खरीदा है। सवाल का विश्लेषण करते हैं जो मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भारत के दारुल उलूम देवबंद को लेकर उठाया है। यह सहारनपुर का वही मदरसा है जहां तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की का शानदार स्वागत हुआ था।
ब्लैक एंड व्हाइट में ये खबर हमने दिखाई, जिसके बाद इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी और चारों तरफ इन तस्वीरों की चर्चा होने लगी और हजारों देवबंदी मुसलमानों ने इन तस्वीरों में आपने देखा तालिबान के विदेश मंत्री के काफिले को चारों तरफ से घेर लिया था। और हमने भी कल इस भीड़ का और इस स्वागत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए किया था। लेकिन अब जावेद अख्तर ने इससे लेकर क्या लिखा है वो मैं आपको पहले पढ़कर बताती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और लिखा कि मैं अपने सिर को शर्म में झुका रहा हूँ जब मैं ये देखता हूं कि किस तरह से सम्मान किया गया है, किस तरह का सम्मान, रिस्पेक्ट एंड रिसेप्शन, यानी किस तरह से आवभगत और सम्मान दिया गया है एक ऐसे व्यक्ति को जो प्रतिनिधित्व करता है विश्व के सबसे खराब आतंकी संगठन ग्रुप तालिबान का। शेम ऑन देवबंद, वो लिखते हैं। हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ भाषण देते हैं और इस पर उन्होंने एक पूरी अपनी जो लंबी चौड़ी दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को हर तरह के आतंकवादियों के खिलाफ बोलने वाले द्वारा के लिए गए सम्मान और स्वागत देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। देवबंद को भी शर्म आनी चाहिए और उसने अपने इस्लामिक हीरो का इतना सम्मानपूर्वक स्वागत किया जो उन लोगों में से है जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जावेद अख्तर की यह नाराजगी कई सैद्धांतिक सवालों को जन्म देती है और ये सवाल आज भारत के सभी मुसलमानों को पूछना चाहिए कि क्या देवबंद मदरसे में तालिबान के विदेश मंत्री के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई, क्या वो इस मदरसे का तालिबान को खुला समर्थन नहीं माना जाएगा? इस विचारधारा को ये बात सही है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की औपचारिक रूप से अनुमति लेकर सहारनपुर के देवबंद मदरसे में पहुंचे थे, लेकिन यह भी सच है कि उन्हें इस मदरसे में जिस तरह का शानदार स्वागत मिला उसकी कल्पना बहुत सारे लोगों ने नहीं की थी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि जब आमिर खान मुतक्की इस मदरसे में पहुंचेंगे तो उनके लिए इस तरह की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। और इन तस्वीरों में आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं, इन लोगों को बुलाया नहीं गया था, ना ही किसी ने इन लोगों से यह कहा था कि तालिबान के विदेश मंत्री के लिए ऐसा जुनून दिखाइए। देखिए हाथों में मोबाइल और ये जुनून देखिए, फुल स्क्रीन दिखाइए ये तस्वीर। दारुल उलूम देवबंद ने खुद अपनी स्वेच्छा से तालिबान के विदेश मंत्री को ऐसा ग्रैंड वेलकम दिया, ग्रैंड वेलकम। और इस स्वागत ने कई सवालों को लेकर बहस छेड़ दी है। इनमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिस देवबंद मदरसे को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षण संस्था माना जाता है, जिसकी स्थापना साल 1866 में हुई और जो भारत के करोड़ों मुसलमान को अपने साथ जोड़कर रखता है, क्या वो दारुल उलूम देवबंद तालिबान के साथ है? आज तालिबान पाकिस्तान के कट्टरपंथी हक्कानिया देवबंद से अलग होकर भारत के देवबंद से जुड़ना चाहता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान के पश्तून मुसलमानों ने जब भारत की देवबंदी विचारधारा को अपनाया था तब तालिबान की स्थापना तक नहीं हुई। तालिबान पाकिस्तान के हक्कानिया देवबंद से ही निकला और जब पाकिस्तान के साथ उसके मतभेद बढ़े तो उसने भारत के मूल देवबंद की तरफ रुख किया और अब तालिबान भारत के देवबंद को फॉलो करता है। और इस देवबंद में भी तालिबान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार खुद तालिबान के विदेश मंत्री का औपचारिक रूप से अपने देश में स्वागत कर रही है तो फिर दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में उनका एक शानदार स्वागत गलत कैसे हो सकता है? लेकिन यहां इन लोगों को यह समझना होगा कि भारत ने तालिबान के साथ कूटनीतिक रिश्तों को स्थापित किया है। हम तालिबान के धार्मिक कट्टरवाद को बिल्कुल समर्थन नहीं देते। आज की परिस्थितियों में तालिबान के साथ भारत का सहयोग कई मायनों में जरूरी है और उसको समझिए। पाकिस्तान इसी वजह से बौखलाया हुआ है। हालत और नौबत ऐसी आ गई कि उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। आज जब चीन अफगानिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार करना चाहता है और इसे काबुल से जोड़ना चाहता है, तब तालिबान के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भारत ने तालिबान के धार्मिक कट्टरवाद को समर्थन दिया है और जो भी लोग इस पर अपनी अपनी रायशुमारी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको यह खबर ध्यान से देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत ने तालिबान के धार्मिक कट्टरवाद को समर्थन किया हो। दिल्ली में तालिबान के विदेश मंत्री ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया था, लेकिन बाद में अगले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
इसमें बिना हिजाब, बिना अबाया के महिला पत्रकार पहली पंक्ति में बैठी थी। देखिए तस्वीरें। उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री से सवाल पूछा। यह है भारत के लोकतंत्र की ताकत। और इसीलिए जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं, उनको यह वीडियो आज जरूर देखना चाहिए। अन्य देशों में अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर तालिबान के लोग, जो विदेशी पत्रकार हैं, महिला, उनको इंटरव्यू नहीं देते तो कई बार उनको सिर पर हिजाब या कुछ पहनना पड़ता है। लेकिन जब भारत में ये दबाव बना एक दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल होने दिया जाए, तो ये भारत की ही ताकत थी, भारत के लोकतंत्र की ताकत थी कि सामने तालिबान विदेश मंत्री मुतक्की बैठे थे और महिला पत्रकार पहली कतार में बैठकर सवाल दाग रही थी। खैर, इस केरल के एक प्राइवेट स्कूल में हिजाब पहनने की मांग को लेकर स्कूल प्रबंधन और एक मुस्लिम छात्रा के माता पिता के बीच विवाद छिड़ गया है। और इस विवाद पर स्कूल का कहना यह है कि पिछले 30 सालों से सभी बच्चे स्कूल में एक समान ड्रेस कोड का पालन कर रहे हैं और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब इस ड्रेस कोड के खिलाफ किसी छात्रा ने हिजाब पहनकर स्कूल में आने की मांग की हो। लेकिन पहली बार एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा इसकी मांग कर रही है। और स्कूल का यह भी आरोप है कि पहले यह छात्रा 4 महीने तक समान ड्रेस कोड का पालन करती रही, लेकिन बाद में इसने अचानक से हिजाब पहनकर स्कूल में आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसे रोका गया और ये पूरा विवाद शुरू हुआ। हालांकि इस छात्रा का कहना है कि स्कूल प्रबंधन हिजाब पहनने के लिए उसके साथ भेदभाव करता था और उसे परेशान किया जाता था। देखिए। ഷോൾ ഉരിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറി, അല്ലാണ്ട് ഷോൾ രണ്ട് കയറാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇറക്കിയത്. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു, വേണ്ടാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. अब ये मामला इतना गंभीर कैसे हो गया? देखिए, केरल हाई कोर्ट ने स्कूल की मांग पर उसे पुलिस प्रोटेक्शन देने का फैसला किया है। अब समझिए कि वहां पर खेल क्या चल रहा है। स्कूल का यह भी कहना है कि उसके यह मुस्लिम समुदाय के कुल 117 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, 170, लेकिन इनमें से सिर्फ एक मुस्लिम छात्रा को स्कूल के समान ड्रेस कोड से आपत्ति है। और यह भी दावा है कि इसके पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हो सकती है, यानी एसडीपीआई। असल में यह प्राइवेट स्कूल जिस प्रबंधन द्वारा संचालित होता है वो ईसाई धर्म को मानता है और ऐसे में मामला सांप्रदायिक बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नाम आ रहा है, जिस पर पहले कर्नाटक के स्कूलों में भी हिजाब आंदोलन को समर्थन देने के आरोप लगे। और आरोप है कि इस मामले में भी इसी संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस मुस्लिम छात्रा और उसके माता पिता को हिजाब पहनकर स्कूल जाने के लिए उकसाया। और जब स्कूल प्रबंधन ने इस पर आपत्ति जताई तो एसडीपीआई के ही 6 कार्यकर्ताओं ने स्कूल के अंदर हंगामा कर दिया, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने स्कूल को सुरक्षा देने का फैसला लिया है। तो आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको ले जाते हैं और बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद जो इतना बड़ा होता चला जा रहा है, इसका क्या मकसद है। अब आप देखिए, कई गहरे सवाल हैं और इस विवाद की जड़ें भी इसी के अंदर दिखाई देती हैं। साल 2001 में भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए सिमी नाम के संगठन को बैन कर दिया था। सबसे पहले ऊपर जूम कीजिए, वर्ष 2001 में सबसे ऊपर सिमी पर बैन लगाया। ये देखिए, सिमी की विचारधारा पर पीएफआई का गठन हुआ वर्ष 2007 में। यही हुआ कि वही सोच है, बस संगठन का नाम बदल दो। क्या बना दिया? पीएफआई बना दिया। वर्ष 2022 में जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा तो पीएफआई के 8 संगठन भी बैन हुए। अब एसडीपीआई पर रोक नहीं लगाई गई है। कर्नाटक हिजाब मामले में एसडीपीआई पर ही सवाल थे, वही भड़का रहा था पूरे मामले को। इस बुर्के के आधार पर मजहबों में किसी न किसी तरीके से लड़ाई की कोशिश थी। इधर पीएफआई, एसडीपीआई और यही पीएफआई कार्यकर्ता एसडीपीआई के लिए काम करने लगे, क्योंकि पीएफआई प्रतिबंधित हो गया तो अब वो एसडीपीआई के लिए काम करने लगे। तो आप समझ जाइए कि पूरा खेल कैसे चल रहा है। जिस भी नाम से इस तरह की बातें भड़काते हैं, अड़काते हैं, उसके बाद जैसे ही प्रतिबंध लगाया जाता है तो वही सोच, वही कट्टरवाद, संगठन का नाम बदल दो और उसके तले भड़काना शुरू कर दो। बड़े वीडियो विश्लेषण दिखाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक स्लीपर बस में आग लग गई। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। जिस वक्त आग लगी उस वक्त बस चल रही थी और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। कुछ लोग बचने के लिए चलती बस से कूद गए।
इस बस में करीब 55 यात्री सवार थे। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने के बाद इसकी लपटें और धुआं काफी ऊंचाई तक उठता रहा। आग इतनी भयानक थी कि लोगों को बचाने का समय ही नहीं मिला जब तक दमकल की गाड़ी पहुंचती। तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। जो निकल पाए वो काफी जल गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कई लोग अंदर ही जल गए। दिल दहला देने वाला ये दर्दनाक हादसा। अब अगली खबर, वैसे तो करवा चौथ को कई दिन बीते हैं, लेकिन इसकी तस्वीरें अभी तक सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। और आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें करवा चौथ पर पति अपनी पत्नी नहीं बल्कि प्रेमिका के साथ शॉपिंग कर रहा था और इस दौरान वो रंगे हाथों पकड़ा गया। और इस दौरान गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराते देख इस पति को उसकी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर बीच बाजार तमाशा होने लगा। जिस त्योहार पर पत्नी पति की लंबी उम्र की कामना करती है, उसके लिए व्रत रखती है और इंतजार करती है कि पति उसे शॉपिंग के लिए ले जाएगा, तब ये पति अपनी पत्नी छोड़ प्रेमिका को शॉपिंग करा रहा था। आरोपी पति नगर विकास विभाग में नौकरी करता है, जबकि उसकी महिला मित्र एक डॉक्टर है। जब पत्नी ने इन दोनों को पकड़ लिया तो ये ड्रामा करीब आधे घंटे तक चलता रहा। बाद में हंगामे की सूचना पर परिवार के और लोग भी पहुंचे, तब किसी तरह ये मामला शांत कराया जा सका। अगली खबर अब ये देखिए कि दिल्ली के शाहदरा में डीटीसी की एक बस ने ई रिक्शा, स्कूल मोटरसाइकिल को रौंद दिया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि बस ई रिक्शा और स्कूल वैन को घसीटते हुए ले गई। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि बस पूरी तरह अनियंत्रित है। लगातार टक्कर मारने के बाद भी बस नहीं रुकती है। एक के बाद एक पैदल चल रहे, मोटरसाइकिल पर चल रहे लोगों को टक्कर मारती है। उसके बाद ई रिक्शा और स्कूल वैन को घसीटते हुए ले जाती है। इस एक्सीडेंट में कई लोग घायल हो गए, जिसमें वैन में सवार बच्चे भी घायल हुए। बाइक और ई रिक्शा में जा रहे लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी बस चालक को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि बस चालक ने समय पर ब्रेक क्यों नहीं लगाई। देश की करीब 40% आबादी रहती है। इस आबादी को मोबाइल नेटवर्क का ये खबर बहुत दिलचस्प है और हम चाहते हैं कि आज ब्लैक एंड व्हाइट के जितने भी दर्शक हैं वो खास तौर पर देखें। भारत के शहरी क्षेत्रों में देश की करीब 40% आबादी रहती है। इस आबादी को मोबाइल नेटवर्क ना मिलने से होने वाली समस्याओं का अंदाजा तक नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से दूर दराज के गांव में छोटी छोटी सरकारी सेवाएं लेना भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। वाईफाई की हमें ऐसी लत लग गई है कि हम सबसे पहले कहीं पर पहुंचते हैं तो वाईफाई चेक करते हैं, लेकिन आप इस गांव को देखिए जहां ओटीपी के लिए महिलाओं को एक पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के नंदुरबार के खरदी खुर्द गांव की महिलाएं मोबाइल नेटवर्क के लिए कई घंटे की चढ़ाई करके पहाड़ की चोटी जाती है। तस्वीरों में जो महिलाएं हैं उनको लड़की बहनी योजना का लाभ लेना था और इसके लिए eKYC करवाना होता है, लेकिन गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है जिससे इंटरनेट सेवाएं नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में eKYC जैसे छोटे से काम के लिए इन महिलाओं को पहाड़ी रास्ता तय करके चोटी पर पहुंचना पड़ता है और यहां भी काफी देर तक मोबाइल फोन को पेड़ पर लटकाना पड़ता है ताकि eKYC के लिए OTP मिल जाए। नंदुरबार महाराष्ट्र की यह खबर है और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और नंदुरबार में जहां पर इन महिलाओं को दिक्कत हो रही है वहां पर मदद जरूर पहुंचनी चाहिए। और आखिर क्यों इन्हें सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, पहाड़ पर चढ़कर अपना उनको OTP के लिए इंतजार करना पड़ रहा है ताकि वहां कुछ सिग्नल मिले। वैसे इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने संसद में दावा किया कि भारत के 99.6% जिलों में 5G नेटवर्क पहुंच चुका है, यानी देश के 731 जिलों तक 5G नेटवर्क पहुंचने का दावा है। लेकिन नंदुरबार जैसे दूर दराज के गांव में अगर स्थिति ऐसी है तो फिर आज हम यही कहेंगे कि ये खबर इन महिलाओं की जो परेशानी है वो सरकार के कान तक पहुंचे और जल्द ही जल्द वहां पर उनकी बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाए जाएं ताकि उनकी ये सहूलियत उनको मिल पाए। हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला दिन ब दिन उलझता जा रहा है। वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में कहा था कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है और उनसे जातिगत भेदभाव किया जाता है। अब देखिए क्या हुआ है। इसी मामले में जुड़े एक अन्य पुलिस अधिकारी ने भी आत्महत्या कर ली और उसने अपने सुसाइड नोट में IPS वाई पूरन कुमार के भ्रष्ट अधिकारी बताया है और हरियाणा DGP को ईमानदार बताया है।
अब ये मामला आत्महत्या वर्सेस आत्महत्या और सुसाइड नोट वर्सेस सुसाइड नोट पर अटक गया है। बहस ये छिड़ गई है कि कौन सच कह रहा है, कौन गलत। एक आईपीएस अधिकारी की मौत का ये केस जब से सामने आया है तब से लगभग हर दिन इसमें एक नया पेच फंस जाता है। हम आपको एक क्राइम केस बोर्ड के जरिए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में पेच क्या है, सवाल क्या है। सबसे पहले बात वाई पूरन कुमार की करते हैं, आइए, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि आखिर ये मामला पूरा है क्या। जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो वाई पूरन कुमार रोहतक रेंज के आईजी रहे। 1 महीने पहले सुनारिया पीटीसी में इनका जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है उसमें तबादला हो गया। पीटीसी में अगर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में किसी का तबादला होता है तो उसको शंटेड पोस्टिंग माना जाता है। वाई पूरन कुमार रोहतक रेंज के आईजी रह चुके हैं और करीब, जैसा हमने आपको बताया, कुछ हफ्ते पहले ही उनकी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में उनका ट्रांसफर हो गया। इस ट्रांसफर को विभाग में पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता है। पोस्ट ज्वाइन करने के लिए 1 दिन पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। जिस दिन उनको पोस्ट ज्वाइन करनी थी, पीटीसी जाने की शुरुआत करनी थी, ज्वाइनिंग से पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली और 8 पेज का एक सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखा जो आपके सामने है। 10 अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए और ऐसे में यह सवाल उठने लगा कि 2 आईएएस अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, जातीय भेदभाव का आरोप लगाया। अब ऐसे में आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत एक आईएएस अधिकारी हैं और उनकी शिकायत पर हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह को फिलहाल लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। यहां से इस केस में एक नया मोड़ आया। जिस वक्त आईपीएस की मौत की जांच की बात चल रही थी, उसी दौरान एक शराब कारोबारी का वीडियो सामने आया। उसने आरोप लगाया कि आईपीएस वाई पूरन कुमार भ्रष्ट अधिकारी हैं और उन्होंने उससे हर महीने 2.5 लाख रुपए बतौर रिश्वत मांगी थी। अब ये कई सारी कड़ियां अलग अलग आ रही हैं ना। अब देखिए, ये इस तरह से नकाबपोश होकर शराब कारोबारी आरोप लगा देता है एक आईपीएस अधिकारी पर जिन्होंने आत्महत्या की है। इस आरोप के आधार पर एक एफआईआर दर्ज हुई। उसमें पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया और इन आरोपों के बाद नए सवाल खड़े हुए जो कि आप देख रहे हैं। सवाल यह कि क्या शराब कारोबारी जो कह रहा है वो जानबूझकर जिन आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की है उनकी छवि को खराब करने के लिए उसने ये आरोप लगाए? क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर वाई पूरन कुमार केस को भटकाने की कोशिश की गई है इस पूरे मामले में? वहीं दूसरी तरफ कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या उसके आरोप में दम है। देखिए, पुलिस टीम इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई थी कि यह नया केस आ गया। इसी दौरान जांच टीम में शामिल एक पुलिस अधिकारी जो कि जांच टीम में शामिल थे, एक पुलिस अधिकारी एएसआई संदीप कुमार की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। संदीप ने एक सुनसान खेत में बने कमरे के अंदर खुद को अपनी ही बंदूक से गोली मार ली। अब ऐसा क्यों हुआ? शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। संदीप कुमार ही वाई पूरन कुमार द्वारा रिश्वत मांगे जाने वाले केस की जांच कर रहे थे। संदीप की मौत के बाद एक वीडियो और सुसाइड नोट सामने आया। सुसाइड नोट में संदीप ने आईपीएस वाई पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बता दिया। ये सुसाइड नोट में लिखा कि वाई पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े कई सबूत थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के डर से उन्होंने ये सुसाइड कर लिया। अब इसी के साथ मामला और भी उलझ गया है। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति। जो साथ देना चाहते हैं वो रास्ता निकाल ही लेते हैं और जो दूर जाना चाहते हैं वो वजह निकाल ही लेते हैं। नमस्कार।